नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिनाक जीएस में। हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं पॉलिटी के जो उड़ान सीरीज का है, उसमें भी कुछ जो चैप्टर्स हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट हैं फॉर द यूपीएससी। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है डियर, वो रिलेटेड है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। डियर, यहाँ पे अगर आप देखो तो रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे क्यों आई थी? बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने इसे फॉर्म किया था। और ये फर्स्ट स्टेप था डियर टुवर्ड्स कह लो कि कंट्रोलिंग एंड द रेगुलेटिंग द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो हमारा लैंग्वेज होगा वो बाइलिंगुअल होगा। इसमें जो भी यूपीएससी इस बार 2024 में देने वाले हैं और जो इन फ्यूचर भी किसी पेपर में अपेयर होने वाले हैं, दोनों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो डियर, मैंने अभी आपको बताया क्या कि ये फर्स्ट स्टेप था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और डियर, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को फाउंडेशंस करने की बात करता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले आप मुझे ये बताओ क्या कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे? हालांकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगा और उनके टाइम में क्या क्या चीजें परफॉर्म की गई थी, इन चीजों को हम डिटेल से जानना चाहेंगे। देखो, ये पेपर में आता है। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि उस टाइम में डियर यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं और वहां पे ये तो रेगुलेटरी एक्ट 1773 तो आती ही है। और डियर उस टाइम में एक्ट ऑफ 1781 भी आता है, जिसके अंतर्गत जो पावर्स ऑफ जुरिस्डिक्शन है, जो कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, और सुप्रीम कोर्ट एक्ट कलकत्ता। हम इसमें अभी ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। हालांकि 1774 में होता है थ्रू द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो डियर यहाँ पे बात आती है कि ये जो पावर्स जो मैंने कहा आपसे कि ये जो जुरिस्डिक्शन है उसको कंप्लीटली डिवाइड किया जाता है, यानी कि एक्ट ऑफ 1781 के थ्रू जिस टाइम में वॉरेन हेस्टिंग्स, अभी हम फिर से इस टॉपिक पे आएंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली जब वॉरेन हेस्टिंग्स आए थे तो उनके टाइम में क्या क्या फेनोमेनन हुए थे, उसके बारे में सबसे पहले आप जान लो। तो एक तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, दूसरा क्या कि एक्ट ऑफ 1781 आता है। फिर क्या होता है जिसमें कि जो पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन है, जो कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल और जो सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर जनरल इन काउंसिल और जो सुप्रीम कोर्ट है डियर, इसके बीच में यहाँ पे बाइफर्केशन होता है, या आप कह लो क्या कि पावर का डिवीजन होता है। और यही गवर्नर जनरल थे जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स उस टाइम में, उसी के टाइम में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी आता है। और आप रोहिलिया वार का नाम शायद आपने सुना होगा, पेपर में अगर आ जाए कि रोहिलिया वार 1784 का 1774 का जो होता है वो किस टाइम में होता है, तो आपको पेपर में हम मेंशन करना है कि यही वॉरेन हेस्टिंग्स थे जिसके टाइम में ये चीजें आती हैं। इसके बाद मैं आपको और भी बता दूं, जो फर्स्ट मराठा वार डियर यहाँ पे आता है, तो फर्स्ट मराठा वार भी 1775 से जो 82 के बीच में यहाँ पे आता है। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में यहाँ पे डियर ट्रीटी ऑफ सालबाई भी इंट्रोड्यूस की जाती है। डियर, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में और क्या हुआ था, तो डियर मैं आपको बता दूं कि सेकंड मैसूर वॉर, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है आपका सेकंड मैसूर वॉर। सेकंड मैसूर वॉर, और ये सेकंड मैसूर वॉर डियर होती है 1780 से 84 के बीच में। ये भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिनों में यूपीएससी क्रोनोलॉजी पे बहुत सारे टॉपिक्स जो है पूछ रही हैं। तो आई थिंक आपको अगर वॉरेन हेस्टिंग्स जो भी गवर्नर जनरल है, या फॉर एग्जांपल कि आप कह लो जो भी वाइसरॉयज थे, तो उनके जो टाइम स्पैन है उसको आप देख लो, उनका जो टाइम पीरियड है, उनका टेन्योर है, आप देख लो, अकॉर्डिंगली आप उन चीजों को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो ये सेकंड मैसूर वॉर भी डियर 1780 से 84 के बीच में जो होता है, वहां पे भी इनका बहुत ज्यादा मतलब उनकी प्रेजेंस यहाँ पे थी। उसके बाद डियर क्या होता है कि जो एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप भी देखी जाती है विद चैत सिंह, जो महाराजा ऑफ बनारस थे, जिन्होंने लेड किया टू द हेस्टिंग्स सब्सिक्वेंट इंपीचमेंट ऑफ इन इंग्लैंड। तो ये भी एक बात यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में देखी जाती है। और एक लास्ट टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में, यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये 1784 में डियर आती है। और ये जो लाया गया था
देखो, सबसे पहले विलियम जोन्स एक पर्सनालिटी थे जिन्होंने इसको फाउंड किया था, और इंपॉर्टेंटली जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में आती है, वर्ल्ड हेस्टिंग्स के टाइम में आती है। डियर, देखो ये मैंने आपको बस इतना बताया क्या कि ये जो वर्ल्ड हेस्टिंग्स थे, तो वर्ल्ड हेस्टिंग्स के टाइम में ये चीजें हुई थी। अब हम अपना टॉपिक को फिर से स्टार्ट करते हैं। कीप इन माइंड दैट वी आर doing the revision along with some of the important or the relevant topics that we need to discuss in detail, because अब यूपीएससी काफी ज्यादा डायनामिक हो रही है, अकॉर्डिंगली हमें भी उस अकॉर्डिंग देखना चाहिए। अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी स्पीड लग रही है, या फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि इससे भी स्पीड में पढ़ना, तो आप यहाँ पे 2x 1 पॉइंट कुछ समथिंग x पे आप वहां पे आप चीजों को देख सकते हो, थोड़ा घटा भी सकते हो, आपकी इच्छा। तो डियर, अभी हम बिल्कुल डिटेल से हम अगले 1 घंटे तक करीब इन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो डियर, एक सेकंड मैं इसको ना इरेज कर दूं, फिर उसके बाद हम फिर से इस टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने देखा है कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, गवर्नर जनरल थे। तो चलो डियर, फिर हम आते हैं आगे टॉपिक यहाँ पे। डियर देखो, यहाँ पे जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, ये तो मैंने आपसे कह दिया कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज किया गया था, और ये अभी हम पढ़ रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे डियर आप देखो कि ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, कीप इन माइंड ये गवर्नर ऑफ बंगाल थे, इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फॉर्मेशन होता है, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बेसिकली 4 मेंबर्स होते हैं। कीप इन माइंड, अगर आप चाहते हो इन चीजों को बहुत डिटेल से और क्लैरिटी के साथ जानना, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी अलॉन्ग विद सम स्टेट पीसीएस टू। आपको स्टेट पीसीएस में भी काम आने वाला है, जो कि कैंसिल हो चुका है, और इवन अगर आप बहुत दिनों बाद भी इन वीडियोस को देख रहे हो, तो ये अपडेटेड वर्जन है, आप इसको देख सकते हो कई दिनों के बाद भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। पेपर के पर्सपेक्टिव से कोई प्रॉब्लम यहां से नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर पॉलिटी में कुछ चेंजेस होती भी हैं तो मैं आपको डिटेल से इन चीजों को बताऊंगा। तो डियर, यहाँ पे क्या था कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स आते हैं, और डियर यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का भी फॉर्मेशन होता है एट कलकत्ता, और ये 1774 में होता है। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, सॉरी, एक्ट सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन होता है। अभी हम इंडिया नहीं कह सकते, हम सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, जो कि कलकत्ता में यहाँ पे फॉर्म किया जाता है, जिसमें कि 1 चीफ जस्टिस होते हैं और 3 अदर जजेस होते हैं। इंपॉर्टेंटली मैं आपको ये चीज और बता दूं कि जो सर्वेंट्स थे ऑफ कंपनी, उनको किसी प्राइवेट ट्रेड में, एक सेकेंड, इनको प्राइवेट ट्रेड में इंगेज होने से प्रोहिबिट किया जाता है, और कोई भी ब्राइब्स या प्रेजेंट्स, जिसको हम गिफ्ट्स वगैरह कहते हैं, नेटिव से लेने के लिए यहाँ पे सख्त मनाही थी। डियर, यहाँ पे क्या है कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को भी यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाता है ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का फॉर्मेशन किया जाता है, और जिसमें क्या, देखो मैं आपको कुछ ट्रिक से भी बताने चाहता हूं कि आप ट्रिक से भी चीजों को याद रखो, तो आई थिंक ज्यादा अच्छा है। देखो आरसीएम जो भी है, आप इसको याद रखना कि जो आरसीएम है, यानी क्या कि रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री। तो डियर, यहाँ पे क्या था कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को स्ट्रेंथन किया जाता है ओवर द कंपनी, जिसमें कि यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिनका काम था रिपोर्ट करना टू द रेवेन्यू, फिर उसके बाद जो सिविल है और जो मिलिट्री अफेयर्स को देखने की बात यहाँ पे कही जा रही थी। और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है क्या कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे, देखो दोस्त यहाँ पे क्या है, ये जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे है और जो मद्रास प्रेसिडेंसीज को, देखो पहले क्या था ना, क्या कि जो बॉम्बे का था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बॉम्बे का, मद्रास का, यहाँ कलकत्ता का, तो बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता का यहाँ पे जो पावर था डियर, यहाँ पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, बट यहाँ पे देखा गया कि ये जो बॉम्बे है और ये जो मद्रास है, इसको सबऑर्डिनेट कर दिया गया ऑफ कलकत्ता। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको बहुत जरूरी था जानना। अब हम डियर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि 1781 का जो अमेंडिंग था यहाँ, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के भी नाम से जानते हैं, इसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं, और फिर हम अपने सेम टॉपिक पे आ जाते हैं। डियर, यहाँ पे जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसमें ये पे कहा भी गया था, एक सेकेंड, तो दोस्तों अब हम
डिस्कस करने जा रहे हैं आगे के टॉपिक को, वो है यहाँ पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इट्स वेरी रिलीवेंट, बट यहाँ पे आपको कुछ चीजों को देखना होगा जिसको कि हम डिस्कस तो अभी करने ही वाले हैं, लेकिन अभी आप पहले देख लो एक्ट ऑफ सेटलमेंट को, फिर हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन उसे हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके पहले आपको बेसिक्स भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात आती है एक्ट ऑफ सेटलमेंट की, जिसमें क्या डियर यहाँ पे, जिसको हम की अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के भी नाम से जानते हैं। डियर यहाँ पे क्या था कि ये जो गवर्नर जनरल थे, ये गवर्नर जनरल यहाँ पे इनको एग्जेम्प्ट किया गया था, इनको छूट दी गई थी अंडर काउंसिल फ्रॉम जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स कैरिड आउट बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। अब देखो यहाँ पे क्या था कि जो भी चीजें परफॉर्म की जानी थी, इनमें जो गवर्नर जनरल थे एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इनको एग्जेम्प्ट की गई थी। यानी क्या कि अभी भी बस वो चीजें चल रही थी जो उनके फेवर में थी। डियर हमारे कंट्री में क्या था, अगर आप इन चीजों को यहां से देखो, अब समझना इसको ध्यान से, क्या कि हमारा प्यारा भारत है, मान लेते हैं, एक हमने रफ स्केच यहाँ पे हमने ड्रॉ करा है। तो डियर यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे यूके है, तो आप देख सकते हो क्या कि ये जो रिसोर्सेज है ये हमारे कंट्री का हुआ करता था और इन रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉयटेशन होता था और फिर वो अपने कंट्री में उस टाइम में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुकी थी। डियर वहां पे क्या था, एक टाइम ऐसा था, हालांकि देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे मान लो क्या कि कुछ पर्सनालिटीज आते हैं जैसे वास्को डी गामा है और फिर वहां पे एक्चुअली 3 टाइम्स आते हैं और भी बहुत सारी चीजें एक्सवाइजेड है, तो हम उसको बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप देखें तो वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू हम कहीं से देखें, बट कुछ चीजें बेसिक है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे जो यूके है ये अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली कैसे एक्सप्लॉइट करता था। यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है कि जो अंधाधुंध, जो एक तरह से कह लो क्या कि जो शोषण करना है, तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज थे, अब इस रिसोर्सेज को अपनी कंट्री ले जा करके यहाँ पे मशीन का यूज करता था और फिर वही रिसोर्सेज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि देखो उनकी बहुत सारी कॉलोनी हुआ करती थी, इंडिया ही नहीं थी, बहुत सारी कॉलोनी हुआ करती थी। अब रही बात क्या कि जो यूके है, तो यूके फिर से हमारे कंट्री में उन चीजों को बेचता था, हम उन चीजों को खरीदते थे और फिर वहां पे राजा रजवाड़ा हुआ करते थे। कहते हैं क्या कि 550 से ज्यादा राजा रजवाड़ा हुआ करते थे और कैसे जो है इनका कह लो क्या कि जो है रूलिंग एक्सपेंशन जो है काफी ज्यादा टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया बढ़ता है और कैसे अदर जो किंगडम से उनसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, इन चीजों को और भी हम ज्यादा डिटेल से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू द जो टॉपिक्स है जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, फिर हम इसको और भी अच्छे से डिटेल करने वाले हैं। तो डियर मैं आपको यहां पे ये बता दूं कि सबसे पहली बात है कि ये जो रेवेन्यू मैटर्स है एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यहां पे जो रेवेन्यू मैटर्स है डियर इसको यहां पे एक्सक्लूड भी किया गया था और इसने Supreme Court to have jurisdiction all the inhabitants of Calcutta and the courts to administer the personal law of the defendants। देखो डियर यहाँ पे क्या था कि जो हिंदूज थे तो हिंदूज वर ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदूज लॉज और जो मुस्लिम्स थे उनको मोहम्मदन लॉज के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ट्राई किया गया था। यानी क्या कि जो चीजें सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1774 में अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट। अब एक्ट जो आई थी 1773 में, तो जैसे ये चीजें होती हैं तो फिर क्या होता है यहाँ पे कि जो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, यानी क्या कि हमारे कंट्री में मेजॉरिटी में आप देखोगे ही क्या कि हिंदू और मुस्लिम्स थे, हालांकि और भी थे। तो डियर क्या है कि यहाँ पे बेसिकली जो भी रूल्स करने की बात कही गई थी, जो भी कह लो जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट था, तो वो अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ जो कि यहाँ पे हिंदूज के लिए थी और जो मोहम्मदन लॉज थी वो स्पेशली फॉर द मुस्लिम्स थी। अब यहाँ पे डियर हम देखते हैं क्या कि जो अपील्स हैं, जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हुआ करते थे, तो उनको जो है टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंटली ये जानना जरूरी है, सपोज क्या कि जो भी अपील्स जो आपको अपील करना है फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स, जो वर्डिक्ट आती हैं उनको गवर्नर जनरल इन काउंसिल पे लेके जाना है, ना कि सुप्रीम कोर्ट पे लेके जाना है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया वर्डिक्ट, सपोज दैट यहाँ पे अगर हम ये बोले कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मींस होता है फैसला। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कि इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम होती होगी, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, आई थिंक आपको छोटी छोटी चीजें, चाहे आप हिंदी भाषी क्यों ना हो, आपको जानना चाहिए कि चीजों को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे जानते हैं। क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू में चीजें पूछी जाती हैं या फॉर एग्जांपल मेंस में आपको लिखने होते हैं, तो कभी कभी कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको उस अकॉर्डिंग लिखने होते हैं, आपको एक्सप्लेन करने होते हैं या आपको इंटरव्यू में आपको बताने होते हैं। तो डियर आप एक
भावी ऑफिसर बनने वाले हो तो आपको इसके लिए तैयार होना ही होगा। तो डियर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो वर्डिक्ट जो आती थी जो सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में कायदे से जाना चाहिए, लेकिन डियर ऐसा नहीं होता था। होता क्या था कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, तो जो अपील जो है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को जाती थी, ना कि सुप्रीम कोर्ट को जाती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को जानो। अच्छा, एक बात और कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हुआ करते थे, यहां पे मैं आपको बता दूं, जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हुआ करते थे और जो काउंसिल्स हुआ करते थे, तो उनके रेगुलेशंस के लिए यहां पे गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स को अपॉइंट किया गया था, यानी कि जो भी रेगुलेशंस होती थी वो इनके लिए अपॉइंट की गई थी। तो ये हमारा टॉपिक था रिलेटेड टू जो अभी आपने देखा कि हम कैसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में हम जानते हैं। तो यही था आपका अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको हमने अभी बताया कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। अब डियर यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पिट्स इंडिया एक्ट का है, और ये जो उड़ान की सीरीज है ऑफ द ओनली आईएएस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज, जिसमें कि अभी आप देखोगे और भी चीजों को जानोगे। आपको पेपर निकालना है, आपको प्रशासनिक सेवा में आना है, आपको विद्वान यहाँ पे नहीं बनना है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। डियर यहां पे आपको सबसे पहले ये जानना होगा क्या कि यहां पे एक तरह से डिस्टिंग्विश्ड हो जाता है, यानी कि आप कह लो क्या कि देखो सीपी आपको ट्रिक से याद रखना होगा। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, एक सेकेंड, देखो यहां ट्रिक से आप याद रखो, सीपी यानी कमर्शियल और यहां पे पॉलिटिकल। तो डियर क्या था कि ये कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस जो कंपनी की हुआ करती थी, मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, मेरी हैंडराइटिंग सच में बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी इस तरह से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है। तो डियर यहाँ पे क्या है क्या कि जो कमर्शियल फंक्शंस है और जो पॉलिटिकल फंक्शंस है, तो डियर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है कि इनको जो डिस्टिंग्विश करने की बात कही गई थी। अब डियर यहाँ पे क्या था कि ये जो डबल गवर्नमेंट है इसको भी यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था, यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, तो यानी कि एक तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल को गठित किया गया था टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, और वो सुपरवाइज कर सकते थे एंड डायरेक्ट कर सकते थे ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू। देखो फिर भी यही एक ही बात आती है, आरसीएम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रेवेन्यू है, सिविल है, मिलिट्री है, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम हुआ करता था। अब देखो डियर यहाँ पे क्या है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जहां तक बात आती है तो ये मैनेज करता था द कमर्शियल अफेयर्स। देखो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, यहाँ पे कमर्शियल है, तो यहाँ पे कमर्शियल अफेयर्स को ये मैनेज करने का काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहा है। तो अभी ट्रिक से ही याद करना है, याद करो जैसे भी करना है, पेपर आपको निकालना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। हेंस डिस्टिंग्विशिंग द बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शंस, यहाँ पे कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश करने की बात कही गई थी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो कंपनी की जो टेरिटरी थी इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम, कीप इन माइंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फर्स्ट टाइम में यहाँ पे ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया कहा गया था, यानी क्या कि जो ब्रिटिश पोजीशंस है इंडिया में वो फर्स्ट टाइम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू आती है। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, और ये पेपर में आ सकता है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया के बारे में ये कौन से एक्ट में आई थी, तो यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट आई थी। और डियर अब बात आ जाती है 1786 की। देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली बात आती है एक्ट ऑफ 1786 की। देखो मैं जितना भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं आपसे अलॉन्ग विद जो क्रोनोलॉजी है या कि फिर फॉर एग्जांपल जो भी गवर्नर जनरल है, इसको आप रट लो, हो सके तो आप इस वीडियो को बार बार जो है लीड लगा के, हेडफोन, एयर ड्रॉप्स लगा के, जो भी है आप इसको सुनो, बार बार आप सुनोगे, बार बार देखोगे यूट्यूब पे, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। कहीं जा रहे हो आप उसको भी आप सुन सकते हो, देख सकते हो, ये चीजें रिलेवेंट सच में है यूपीएससी के लिए भी और भी अदर एग्जाम्स के लिए भी। और डियर यहाँ पे जो बात आती है कि एक्ट ऑफ 1786 की, तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस डियर ये भी गवर्नर जनरल ही थे। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आते हैं इनका क्रोनोलॉजी क्या होता है उसको सबसे पहले हम डिटेल से जानेंगे, फिर हम डियर ये जो टॉपिक आप देख रहे हो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे हम इसको देखेंगे। देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस कब आते हैं, देखो इनका जो टेन्योर होता है डियर ये होता है 1786 से 93 के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या क्या होता है डियर, हमने जो पहले डिस्कस किया था जो थर्ड मैसूर वार है, शायद आपने देखा नहीं होगा वीडियो, लेकिन आप जान लो क्या कि जो थर्ड मैसूर वार,
मैसूर वॉर 1790 से 92 में ये होती है, तो उस टाइम भी ये कॉर्नवालिस ही हुआ थे। और जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो भी थी, डियर मैं लिख देता हूं यहां पे, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये जो होती है डियर 1792 में, ये भी कॉर्नवालिस के टाइम। अभी आप कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ रहे हो, कॉर्नवालिस के बारे में डियर अभी आप पढ़ रहे हो। और क्या क्या होता है कॉर्नवालिस के टाइम में, देखो डियर क्या होता है, क्या कि कॉर्नवालिस के टाइम में कॉर्नवालिस कोड भी आता है, कॉर्नवालिस कोड, ये डियर आता है आपका 1793 में। और ये जो कॉर्नवालिस कोड आता है, तो इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया सेवरल जुडिशियल रिफॉर्म्स और जो सेपरेशंस ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सिविल जुरिस्डिक्शन। देखो ये जो कोड था ना, ये बेसिकली रेवेन्यू और सिविल जुरिस्डिक्शन, देखो रेवेन्यू एक साइड मान लो और जो एक साइड में सिविल जो जुरिस्डिक्शन था, तो ये इसके बारे में बेसिकली डिस्टिंग्विश करता है कॉर्नवालिस कोड। ये इंपॉर्टेंटली आप याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर। अब यहां पे परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट जो आती है डियर यहाँ पे 1793 का, ये भी कॉर्नवालिस के ही टाइम में आया था। कीप इन माइंड, देखो हैंडराइटिंग मेरी जैसी भी है वो अच्छी है खराब है, लेकिन कीप इन माइंड की ये जो आप देख रहे हो, मेरी जो बातें सुन रहे हो या जो भी मैं लिख रहा हूँ, इसको हो सके तो आप नोट्स बना लो एक कॉपी में। और इंपॉर्टेंटली इसके पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं, आप पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डियर ये इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। फिर उसके बाद जो थर्ड मैसूर वॉर जो बताया, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। फिर उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में होती है 1793 में, ये भी इन्हीं के थ्रू होती है। और जो यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और जो इंट्रोडक्शन ऑफ द सिविल सर्विसेज होती है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ये भी जो है यही कॉर्नवालिस के टाइम में होती है 1786 से लेकर के 93 में। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है डियर। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसके पहले और इसके बाद के कुछ गवर्नर जनरल्स के नाम पूछूं तो आप क्या बोलोगे? एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर आप इसको देखोगे ठीक से। ये मैं हैंडराइटिंग इस तरह से इसलिए लिख रहा हूं ताकि बस आपको समझा सकूं, और कुछ नहीं है। आप एक इंपॉर्टेंट काम जरूर करना, आप इतने इंफॉर्मेशन यहां से गेन करके जा रहे हो, तो कीप इन माइंड की जो भी सब्सक्राइबर है, तो एग्जैक्टली ये दिस इज द वेरी सनराइजिंग पीरियड ऑफ दिस वेरी चैनल, और ये बहुत ही अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करती है ये पिनाक जीएस। तो आपसे मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं इनको आप बढ़ाओ और साथ में इनको कहीं शेयर भी करो। ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीजें फ्री में कंटेंट आप जो ले रहे हो, तो एटलीस्ट उसके बिहाफ से आपको कहीं ना कहीं जो है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स भी जो है आपको, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। मेरी रिस्पांसिबिलिटी ये है कि जो भी कंटेंट है ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपकी रिस्पांसिबिलिटी ये है क्या कि आप इसको शेयर करोगे और खुद से पढ़ोगे, एक एक चीजें आप रट लोगे, पूरा पढ़ लोगे, समझ लोगे। अब हम आते हैं अपने सेम टॉपिक पे, जो ये सेम हमारा टॉपिक है। तो डियर अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी आपने एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा, फिर आपने जो कॉर्नवालिस का आपने कोड देखा, और यहाँ पे अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूं कि ये आप मुझे बताओ क्या कि कॉर्नवालिस से पहले और कॉर्नवालिस के बाद, कम से कम मैं आपसे पूछूंगा कि 10 का अगर आप नाम बता सको कि कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, तो अभी आप देख लो अपने आप को क्या कि वेयर आर यू एट, और फ्रॉम देयर यू नीड टू लेवर हार्ड। सो नाउ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कॉर्नवालिस के पहले जो आए थे, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये वारेन हेस्टिंग्स थे। देखो एक सेकेंड, कॉर्नवालिस के पहले यहाँ पे जो वारेन हेस्टिंग्स थे, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर उसके पहले कौन थे? तो उसके पहले डियर यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल ही थे, बट वो थे रॉबर्ट क्लाइव थे। अगर मैं कॉर्नवालिस जो भी आपने डिस्कस किया इसके बाद कौन थे, तो यहाँ पे आते हैं सर जॉन शोड आते हैं, सर जॉन शोड आते हैं। इसको जेस आप किसी भी ट्रिक से याद रखो। फिर उसके बाद जो यहाँ पे डियर आते हैं, वेलेस्ली आते हैं। फिर आप बात करोगे तो बार्लो आते हैं, मिंटो आते हैं। अब मिंटो में भी दो थे, यहाँ पे भी हम मिंटो फर्स्ट की बात करेंगे। फिर उसके बाद हेस्टिंग्स आते हैं, फिर एम हर्स्ट आते हैं, फिर उसके बाद विलियम बेंटिक आते हैं, फिर एक्स वाई जेड आते हैं। तो डियर क्या है कि यहाँ पे आपको इन चीजों को जानने के लिए
थोड़ा सा आपको जानना होगा, पढ़ना होगा, और फिर आप देखो तो मेट कैफे भी आते हैं, फिर बाद में ऑकलैंड है, एलनबर्ग है, फिर हार्डिंग आते हैं, फिर उसके बाद डलहौजी आते हैं, तो और भी हम डिटेल से जानेंगे, बट आपको एटलीस्ट क्रोनोलॉजी का पता होना ही चाहिए, ये क्रोनोलॉजी का क्या रिलेवेंस है। तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उनको उन चीजों के अकॉर्डिंग आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने सेम टॉपिक पे, जो हमारा डिस्कशन का मेन मुद्दा था। इसको मैं इरेज कर देता हूं। हाँ, तो अब है यहाँ पे एक्ट ऑफ, देखो एक्ट ऑफ 1786 वही है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो अपॉइंट होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द कमांडर इन चीफ। कीप इन माइंड ये कमांडर इन चीफ भी ये अपॉइंट होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो होते ही हैं, बट यहाँ पे आप कमांडर इन चीफ भी आप याद रखोगे, और इनको पावर दिया जाता है टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। अब डियर हम यहाँ पे आते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ जो 1793 का है। अब 1793 में मैं आपसे पूछूं कि कौन थे, देखो क्या है ना कि 1793 में सबसे पहले एक चीज जान लेना कि जो कॉर्नवालिस थे, मैंने भी आपको बताया कि 1786 से लेकर के 93 में तो कॉर्नवालिस थे ही, बट अब क्या होता है कि ये कॉर्नवालिस का है मान लो, और यहाँ पे डियर क्या है कि जो 1793 से लेकर के 1898 के बीच में, यानी क्या कि 5 साल की यहाँ पे टेन्योर पे ये आते हैं सर जॉन शोर, सर जॉन शोर यहाँ पे आते हैं। तो डियर अब यहाँ पे भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, देखो जो चार्टर एक्ट 1793 का जो यहाँ पे आता है ना, तो उस टाइम में ये सर जॉन शोर ही थे। देखो कॉर्नवालिस तक तो मैंने आपको बता दिया, बट जो सर जॉन शोर थे, तो यहाँ से चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है। और जो बैटल ऑफ खारदा, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ बैटल ऑफ खारदा कब हुआ था और किनके बीच में हुआ था, पता है? बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो फिर आपको करने की जरूरत है, क्योंकि करोगे नहीं तो फिर होगा नहीं, तो इसलिए आपको करना होगा बैटल ऑफ खारदा। कीप इन माइंड ये जो बैटल ऑफ खारदा हुई थी डियर, ये 1795 में हुई थी, ये आपको याद करने की जरूरत है। और किसके किसके बीच में हुई थी, अगर नहीं पता है तो अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि आपको पता अब चल जाएगा, लेकिन पता चलने के बाद आपको फिर पता ना हो तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है, तो इसको आपको थोड़ा सॉर्ट आउट करना होगा। तो डियर ये जो हुई थी, ये निजाम एंड मराठा के बीच में होती है 1795 में, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ खारदा, बैटल ऑफ खारदा। ठीक है, अब ये आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे, निजाम और मराठा के बीच में बैटल ऑफ खारदा होती है, 1795 में होती है। अब जो हमारा मेन टॉपिक था, देखो मैं इतने डिटेल से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके एक एक टॉपिक जो है 110% आपके क्लियर हो जाए। और ये मत समझना, जब हम देखो एक तो है क्या कि जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो हमारा क्लियर हो ही रहा है, उसके साथ साथ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो भी क्लियर हो रहा है। अब जब हम मेन टॉपिक उस पे आएंगे तो वो तो क्लियर होगा ही, साथ में उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि जो भी टॉपिक्स हैं आपके, उसको अच्छे से नहीं करना, बहुत अच्छे से करना है। अब आते हैं हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पे। ठीक है, तो जो आपने देख लिया यहाँ पे एक्ट ऑफ 1796 के बारे में क्या मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो एक्ट ऑफ 1796 का ये टॉपिक था। और फिर यहाँ पे हम आते हैं डियर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। देखो 1793 में क्या हुआ था, देखो 1793 में जो कॉर्नवालिस है, तो यहाँ पे क्या था कि जो ओवरराइडिंग पावर है उनको दे दी गई थी, कॉर्नवालिस को यहाँ पे ओवरराइडिंग पावर मिल जाती है उनके काउंसिल्स के लिए टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। एक तो प्रेसिडेंसीज भी थी, तो उनके जो गवर्नर जनरल्स थे ऑब्वियस उनके भी होंगे, तो जितने भी सारे मतलब जो गवर्नर्स थे उनके, देखो प्रेसिडेंसीज में गवर्नर्स होते थे और जो गवर्नर जनरल्स थे इन फ्यूचर, तो फिर वहां पे इनको एक तरह से कह लो क्या कि ओवरराइडिंग पावर मिल चुकी थी और गवर्नर जनरल को मोर पावर दी गई थी, और जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी जो उनके सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज पे जो बॉम्बे और बेसिकली मद्रास से बिलोंग करते थे। डियर यहाँ पे एक बात और है, इसको याद रखने की जरूरत है कि जो ट्रेड मोनोपोली है ऑफ कंपनी, ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इंडिया में जो 20 इयर्स के लिए है, कीप इन माइंड ये 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी, और जो प्रोविजंस जो मेड किया गया था सो दैट कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी a member of the governor general's council unless he was so appointed। सीधी सी बात है यार, इट इज यहाँ पे कहा गया। और इंपॉर्टेंटली जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा भी था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे और जो उनके स्टाफ्स थे उनको जो है इंडियन रेवेन्यू से, ना कि यूरोपियन रेवेन्यू से दी जाती थी। यानी इंडिया का खजाना लेके ये थोड़ा खाली ही करने वाले थे, इसलिए यहाँ पे इंडिया में आए थे और बहुत सारी चीजें कर रहे थे, उसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे गवर्नर
यहाँ पे अपॉइंट होते हैं, तो खैर हमारे साथ क्या गलत होता है क्या सही होता है हम सभी चीजों को देखने वाले हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे फिर से आ जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्टर एक्ट 1813 का, क्योंकि अभी आपने देख लिया था जो भी मैंने आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1793 बताया, जिसमें क्या कि यहाँ पे 93 से 98 के बीच में सर जॉन शोड आते हैं और वेलेस्ली यहाँ पे आ जाता है। वेलेस्ली यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में अभी आप देखोगे। देखो हमारे कंट्री में बहुत सारे लॉज आए थे, चाहे वो इम्प्रूवमेंट के लिए कह लो, चाहे वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन के लिए कह लो, तो गुस्सा भी आता है कि, और थोड़ा सा ये भी लगता है क्या कि हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रिफॉर्म करने के लिए आई थी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सही नहीं थी। तो एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे देखोगे। तो डियर अब हम स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से अब हम आ रहे हैं डियर। तो यहाँ पे 1813 में अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ क्या कि 1813 में एक सेकंड करना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं ये वाला, हाँ बिल्कुल सही टॉपिक है जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है। अब 1813 में क्या होता है, तो मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि मुझे ये भी बता दो क्या कि 1813 के टाइम में कौन थे गवर्नर जनरल। तो डियर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो दो तरह की बात है। एक बात है कि एक मिंटो आते हैं, एक सेकंड में पेन को इसको चेंज कर लेता हूं। देखो एक आते हैं डियर मिंटो आते हैं, ठीक है। अब मिंटो फर्स्ट आते हैं, ये फर्स्ट वाले हैं, तो ये आते हैं डियर 1807 से 13 के बीच में। देखो ये 1807 से डियर 13 के बीच में आते हैं, ये मिंटो आते हैं। अब यहाँ पे मिंटो के जस्ट बाद 13 से यानी 1813 से लेके 1823 तक में, ठीक है। यहां पे कौन आते हैं, हेस्टिंग्स आते हैं, हेस्टिंग्स आते हैं। अब यहां पे क्या होता है, अब मैं आपको अगर बताऊं क्या कि मिंटो के टाइम में क्या होता है। देखो हमारा क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन कीप इन माइंड आपके पेशेंस के साथ आपका ये सारा टॉपिक्स आपके अकॉर्डिंग और जो अकॉर्डिंग टू द जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूपीएससी या फॉर एग्जांपल अगर पीसीएस है उसके साथ अगर ट्यून नहीं किया तो दैट इज नॉट गुड फॉर यू। अगर ट्यून कर रहा है तो सक्सेस इज एट योर हैंड। तो आपको करना क्या है कि जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करना है 1 घंटा के, अगर 2 घंटे 4 घंटे की वीडियो बने तो आपको करना चाहिए। आई थिंक सो, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। तो अब डियर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चार्टर एक्ट 1813 में जो मैं आपको बता रहा था कि जो हेस्टिंग्स आते हैं इनके टाइम में क्या क्या हुआ था। देखो हेस्टिंग्स के टाइम में सबसे पहले क्या होता है, जो एंग्लो नेपाल वार, आपको याद होगा अगर आपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है, कहीं से पढ़ा है, या आप यहीं से पढ़ना चाहते हो, बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, तब भी ये चैनल आपके लिए बहुत सही है। तो डियर यहाँ पे तो एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था, एंग्लो नेपाल वॉर, ये कब से कब तक हुआ था डियर, तो ये हुआ था 1814 से 1816 के बीच में हुआ था। ये एंग्लो नेपाल वॉर होता है और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सगोली होती है, सुगौली की संधि जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ठीक है, यहाँ पे होती है। अब डियर ये कब होती है, एक्चुअली ये हो जाती है आपका 1816 में ही हो जाती है, ठीक है। अब देखो डियर यहाँ पे क्या है, जब ये हेस्टिंग्स की बात कर रहे हो, देखो मिंटो के टाइम में तो एक चीज हुई थी, ये वाली चीज हुई थी, इसको ना एक काम करता हूँ मैं ना इरेज कर देता हूँ। अब ना मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हेस्टिंग्स के टाइम में जो भी चीजें हुई थी उसको मैं आपको और भी डिटेल से बताता हूँ कि हेस्टिंग्स के टाइम में और क्या हुआ था। अब देखो डियर हेस्टिंग्स के टाइम में इसके अलावा और क्या हुआ था, एक तो जान रहे हो क्या कि जो ट्रीटी ऑफ सुगौली होती है। अब थर्ड मराठा वार भी होता है यहाँ पे, थर्ड मराठा वॉर होता है डियर यहाँ पे। और ये जो थर्ड मराठा वॉर होता है ये 1817 से 1819 के बीच में होता है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। और जो डिसोल्यूशन होता है, जो मराठा कन्फेडरेसी का जो डिसोल्यूशन होता है डियर, तो ये भी यही होता है। इवन के कि जो क्रिएशन ऑफ, कहीं लिखना है तो लिख लो, क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो क्रिएशन होता है डियर, ये 1818 में इनके ही टाइम में होता है। अब रही बात क्या कि इसके अलावा भी कुछ क्या होता है, देखो इसके अलावा भी होता है, जैसे देखो स्ट्राइफ विद पिंडारी के साथ, पिंडारी के साथ, ये याद रखना, शायद आपने बाहुबली देखी होगी। देखो तो खैर मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं, आप जो भी ट्रिक से याद रखना चाहते हो रखो, इंपॉर्टेंट है, पेपर निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे पिंडारित के साथ यहाँ पे 1817 से लेकर के 1818 के बीच में ये घटना होती है। फिर उसके बाद और क्या होता है डियर, अगर मैं आपसे और पूछूं तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द राइट वारी सिस्टम बाय द थॉमस मुनरो। आपको याद होगा जो मद्रास के गवर्नर थे, देखो मद्रास के गवर्नर 1820 में थे ना,
मद्रास के गवर्नर 1820 में थे। तो यहाँ पे जो रायटवाड़ी सिस्टम है, आपने पढ़ा होगा रायटवाड़ी सिस्टम के बाद, जिसको हिंदी में रैयतवाड़ी भी कहते हैं, रायटवाड़ी सिस्टम, ठीक है जी। तो यहाँ पे डियर रैयतवाड़ी सिस्टम जो स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर ये भी बात कही गई थी। अब हम आते हैं, देखो इतनी सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस चीज को पूरा अच्छे से, चाहे आप ऑडियो के फॉर्म में पढ़ो, वीडियो के फॉर्म में पढ़ो, जिस भी फॉर्म में पढ़ना है, लेकिन इसको कंप्लीट करो। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम आते हैं टॉपिक पे। अगर मेरी वॉइस काफी ज्यादा फास्ट लग रही है तो आप इसको थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ सेम टॉपिक। तो डियर यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है, पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर हम अगले टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पता नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि चलो कोई नहीं, आप उसको सेगमेंट में आप पढ़ लेना, लेकिन आज तो कम से कम 1 घंटे की, अराउंड 1 घंटे की आपकी वीडियो बनेगी, या मान लो 45 मिनट की बने, जितनी की भी बने। पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो फिर हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात आती है डियर। अब 1813 में क्या होता है, यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली को अंत कर दिया जाता है, एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स एक्सेप्ट, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो ट्रेड मोनोपोली है ये तो खत्म की जाती है, लेकिन एक बात याद रखना, जो चाय और चाइना है, ट्रिक से याद रखो, चाय और चाइना, चाय एंड चाइना। अब देखो क्या होता है डियर, कि ये जो मोनोपोली है, जो कंपनी की होती है, जो चाइना के साथ ट्रेड करने की होती है, और जो ट्रेड इन टी होती है, इसको बस जो है रिवाइव किया जाता है। मतलब रिवाइव भी मत कह सकते हो आप, यहाँ पे कह सकते हो इसको कंटिन्यू की जाती है, बट और सारी चीजें जो है वहां पे ट्रेड मोनोपोली एंड कर दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये यहाँ पे क्या है कि जो ब्रिटिश क्राउन है उसकी सॉवरेनिटी को असर्ट किया जाता है ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। अब यहाँ पे एक बात और है कि लोकल गवर्नमेंट्स, कीप इन माइंड, जो आज हम लोकल गवर्नमेंट्स के फॉर्म में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, इवन म्युनिसिपैलिटीज है, तो डियर और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां देखो, अब ये गांधीयन प्रिंसिपल्स जो भी है, या फॉर एग्जांपल जो भी टॉपिक्स है स्पेसिफिकली फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स, तो हालांकि ये क्या दूसरे कंट्रीज में नहीं थी, अपने ही कंट्री से स्टार्ट हुई है, या कि फिर कहां से क्या हुई है, इसको भी आप देखोगे अच्छे से डिटेल से। लेकिन अभी जो थोड़ी सी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आप जान लो, कि जो एम्पावर किया जाता है लोकल गवर्नमेंट को इन इंडिया टू इंपोज टैक्सेस ऑन पर्संस एंड पनिश दोज हु डिड नॉट पे देम, जो पे नहीं करते हैं उनको पनिश करने का भी पावर दिया जाता है, और लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाता है टू इंपोज टैक्सेस। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें ठीक हो रही हैं, कुछ खराब हो रही हैं। तो यहाँ पे डियर क्या है कि जो कंपनी के जो रूल है ये 20 इयर्स के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 20 इयर्स के लिए फिर से एक्सटेंड होते हैं। अब यहाँ पे एक बात और है कि जो आप देख सकते हो क्या कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पावर को फिर से जो है एक्सटेंड कर दिया जाता है, और ये जो एक्ट है डियर ये ग्रांट करता है परमिशन को टू द पर्संस हु विश टू गो टू इंडिया टू प्रमोट मॉरल एंड रिलीजियस इंप्रूवमेंट्स, जो क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में यहाँ पे कही जा रही है। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकता है, रिलेवेंट है पेपर के लिए, तो चाय और चाइना वाली बात मैंने कह दी है। दूसरी बात क्या है कि ये जो कंपनी के जो प्रोविजंस है उसको इन्वेस्ट करने की बात थी एजुकेशन में 1 लाख एवरी ईयर फॉर द इंडियंस। तो डियर ये प्रोविजन तो आती है, बट इसको सक्सेसफुली लाया ही नहीं जाता, मतलब आ तो जाती है, कल इसको इंप्लीमेंट ही नहीं करते सक्सेसफुली। फिर बाद में क्या होती है हम इसको और डिटेल से जानेंगे, लेकिन अभी पहले हम इसको जानते हैं कि जो एक्ट है ये रेगुलेट करता है कंपनीज के टेरिटोरियल रेवेन्यू और कमर्शियल प्रॉफिट्स को। देखो कंपनी है, कंपनी तो गवर्नमेंट है नहीं, कंपनी अपनी जगह पे है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करने का काम कर रही है, जो कि 1773 से ही चलता आया है। अब यहाँ पे बात आती है क्या कि ये जो एक्ट है ये रेगुलेट करता है कंपनी के टेरिटोरियल रेवेन्यूज और कमर्शियल प्रॉफिट्स को, और ये कहा जाता है क्या कि जो इसके टेरिटोरियल और जो कमर्शियल अकाउंट्स हैं इनको सेपरेट रखना है। तो डियर इसको सेपरेट रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है डियर। देखो तो हम आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, ये तो आपने देख लिया डियर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है। देखो जब भी कोई चार्टर एक्ट आती है तो आपको कुछ चीजें याद रखनी होती है। जैसे मान लो कि गवर्नर जनरल से या वाइसरॉय है, तो वाइसरॉय है तो उस टाइम में कौन थे, क्योंकि कभी कभी एक इवेंट दे दी गई, अब उस इवेंट में आपको ये रिकॉग्नाइज करना है क्या कि वो वाइसरॉय सच में वही थे या कौन थे, तो कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, आपको नहीं बहुत सारे बच्चों को हो जाता है। तो करना क्या है कि हमें टॉपिक को अच्छे से तो जानना ही है, लेकिन कॉन्फिडेंटली जानना है। तो डियर यहाँ पे अब जो टॉपिक आती है वो है चार्टर एक्ट ऑफ
1833 का। तो डियर मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्टर एक्ट 1833 का है ये फाइनल स्टेप्स है टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, फाइनल स्टेप्स टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, और फिर आप यहां पे आ जाओ इस टॉपिक पे, आप फिर यहां पे इसको ध्यान से देखो ये क्या कहा जा रहा है, इस वर्ड्स को देखना। देखो लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये कौन सी में आई थी, ये आई थी डियर, जब देखोगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये आती है। तो ये आती है यहाँ पे, यानी क्या कि यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे डियर स्टार्ट हो जाती है। बट जो अभी आप देखने जा रहे हो यहाँ पे 1833 का, तो यहाँ पे फाइनल स्टेप्स आती है टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में आ सकता है as its reconstitution under the new model। डियर यहाँ पे क्या है कि जो लीगलाइज्ड किया गया था ब्रिटिश कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया एज द ईस्ट इंडिया कंपनी कन्वर्टेड फ्रॉम द कमर्शियल बॉडी टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। नाउ इट्स टेरिटरीज वर हेल्ड एज इंटरेस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हिज हेयर एंड सक्सेसर्स। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो कही गई थी बात, यहाँ पे कन्वर्जन की बात कही गई थी फ्रॉम अ कमर्शियल बॉडी टू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी आ रही है, यानी कि पहले कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें चल रही थी, अब यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है, यानी क्या कि ये अपने पांव पसार रही है। अब यहाँ पे डियर क्या है कि जो कंपनी की मोनोपोली है इसको इंड किया जाता है ओवर ट्रेड विद चाइना एंड इंडी। देखो जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, इसमें आपने क्या देखा था, चार्टर एक्ट 1813 में यहाँ पे चाय और चाइना के लिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और सबकी ट्रेड मोनोपोली को एंड करते हैं। बट अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि अगले में ही, यानी क्या कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ही इन चीजों की मोनोपोली जो है खत्म कर दी जाती है, यानी क्या कि अब ना ट्रेड रहता है चाइना के साथ, ना टी के साथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मोनोपोली। अब डियर यहाँ पे क्या है कि जो गवर्नर जनरल की जो गवर्नमेंट है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नर जनरल की जो गवर्नमेंट है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है और जो काउंसिल कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जानने की जरूरत है। अब एक इंपॉर्टेंट है कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे इनको डेजिग्नेट किया जाता है एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बात आती है जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में ये कहा जाता है और इनको वेस्ट किया जाता है विद ऑल द सिविल एंड मिलिट्री पावर। ध्यान देने की बात है, मैंने आपसे इसके पहले आरसीएम के बारे में बोला था, लेकिन यहाँ पे अभी रेवेन्यू की बात नहीं कही जा रही है, अभी यहाँ पे बात कही जा रही है सिर्फ और सिर्फ सिविल की, और यहाँ पे बात कही जा रही है कि जो मिलिट्री की बात कही जा रही है। और उस टाइम में अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये बताओ क्या कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या कौन थे, तो यहीं पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग का आते हैं। बेंटिंग यहाँ पे आते हैं, मैं आपसे पूछूं क्या कि बेंटिंग का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था, ये टेन्योर जो था डियर ये 1828 से लेकर के 35 के बीच में था। अब ये जो टेन्योर था इसमें क्या क्या हुआ था, देखो सबसे पहले आपको जानना है क्या कि जो एबॉलिशन ऑफ सती है, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर मैं ना आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूं और फिर हम इसी सेम टॉपिक पे अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब बात आ गई है आपके सम्मान की, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में क्या हुआ था, क्योंकि जब जानोगे नहीं, प्रेस्टीज पे लोगे नहीं, तो फिर पेपर निकलेगा कैसे। एक सेकंड ठहरना। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में, क्योंकि इस टाइम में ही ये सारी चीजें हुई थी। देखो विलियम बेंटिंग जो थे, एक सेकंड, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे या विलियम बेंटिंग जो थे ये आते हैं 1828 से लेके 1835 के बीच में। और यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहली बात है क्या कि एबॉलिशन ऑफ सती होती है और जो अदर क्रिमिनल राइट्स हैं वो 1829 में जो है एग्जैक्टली उसका अबॉलिश कर दिया जाता है। सबसे पहली बात है ठगी, ठगी का भी सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ ठगी 1830 में ये हो जाता है डीए। दूसरा, तीसरा क्या होता है, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का जो भी आप पढ़ रहे थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 डियर ये भी विलियम बेंटिंग के ही टाइम में आता है। देखो जो रिजोल्यूशन है 1835 का, चौथा मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, जो 1835 का जो रिजोल्यूशन है डियर ये भी यहीं पे आता है और एजुकेशन रिफॉर्म्स भी आते हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स भी आते हैं और जो इंग्लिश का इंट्रोडक्शन किया जाता है एज ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज के फॉर्म में इंग्लिश को ही लाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। अब डियर यहाँ पे क्या है कि एनेक्सेशन ऑफ मैसूर, ये जो विलियम बेंटिंग थे उस टाइम में यहाँ पे मैसूर को एनेक्स कर लिया जाता है, सबसे पहली बात। अब कब किया जाता है ये भी आप बता दो, जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि आप यहाँ पे सीखोगे। तो डियर यहाँ पे क्या है कि ये जो आप देख रहे हो कि जो मैसूर है 1831 में, तो ये 1831 में यहाँ पे मैसूर का एनेक्सेशन किया जाता है। अब कुर्ग है,
तो यहां पे 1834 यहां पर भी आता है। तीसरा क्या है डियर, सेंट्रल, ये कब आती है ये बताओ, ये जो है 1834 में आती है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बताओ, जो आप कहोगे क्या कि जो ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप है रंजीत सिंह के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी यहां पे आप देखोगे, क्योंकि पेपर के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है डियर। तो ट्रीटी ऑफ परपेचुअल, ये रंजीत सिंह के साथ जो है यहां पर ये चीजें आती हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा जानने की जरूरत है, क्योंकि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब क्लियर हम आते हैं जो लास्ट टॉपिक है, जिसमें आप देखोगे कि जो अबोलिशन भी होती है ऑफ द प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील एंड सर्किट, जो है कोर्ट एक तरह से सेटअप किया जाता है कॉर्नवालिस के द्वारा, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो कि इसके अंडर आते हैं, ये भी आपको जानना था। लेकिन अभी हम फिर से आ जाते हैं अपने सेम टॉपिक पे, जो हमें यहाँ पे अभी सर मैम डिस्कस करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको इरेज कर लो और यहाँ पे इस टॉपिक को कंप्लीट कर लो। हाँ बस लास्ट टॉपिक है, छोटा सा ही है, इसको कंप्लीट कर ही लो तो वो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आपने देख लिया था कि यहाँ पे क्या हुआ था चार्टर एक्ट में, फिर आपने ये भी देख लिया था, ये जो अभी आपको बताया था मैंने, ये भी आपने देख लिया था। एक सेकेंड, छोटा सा है, इसको आप कर ही लो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ तो डियर यहाँ पे बात आती है, जो भी आपने देखा था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के टाइम में, तो फिर अब कभी लाइफ में भूलने की जरूरत नहीं है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कौन थे। तो 1828 से 1835 के बीच में विलियम बेंटिंक आते हैं, और यहाँ पे आपने देखा क्या कि जो है मोनोपोली पॉली बातें आपने देख ली है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे, मतलब गवर्नर जनरल की जो गवर्नमेंट थे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, और उनके काउंसिल को कहा जाने लगा क्या कि ये इंडिया काउंसिल थे। अब डियर यहाँ पे बात आती है कि जब आप बात करो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट किया जाता है एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो वेस्ट किया जाता है ये भी आपने देख लिया है। फिर यहाँ पे बात आती है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया had legislative powers over the entire British India, thus governors of Bombay and Madras lost their legislative powers. Now the laws made under this act को हम एक्ट्स कहते थे, जो कि पहले जो है रेगुलेशंस के नाम से भी जानी जाती थी। अब यहाँ पे बात आती है क्या कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थे, उनको उनकी अथॉरिटी थी, वो देखो अब ध्यान दो, अमेंड कर सकते थे, रिपील कर सकते थे, या कि फिर कोई भी लॉ जो है उसको अल्टर कर सकते थे इन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। अब यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में तो आपको ऑलरेडी जानना ही चाहिए। यहाँ पे जो ओपन कंपटीशन है डियर, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था इन द सेंस की अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस, यहाँ पे एक प्रयास करी गई थी फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, दो इट वाज नेगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे चीजें कंट्रोवर्शियल रही थी। फिर उसके बाद डियर यहाँ पे हो जाता है इंडियन लॉ कमीशन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नहीं जानते हो तो जान लो, अगर जानते हो तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे क्या होता है डियर की जो इंडियन लॉ कमीशन है 1834 में एस्टैब्लिश किया जाता है, ताकि वो ऑल इंडियन लॉज को कोडिफाई कर सके। और जो फर्स्ट लॉ कमीशन है जिनके की लॉर्ड मैकॉले इसके चेयरमैन बनते हैं, तो यहाँ पे ये चीजें घटित की जाती है। आज का डिस्कशन हम इतना ही रखते हैं। पहले आप इन सारी चीजों को अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से आप कवर करो, और फिर हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से, और भी इसको हम डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, और अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। थैंक यू सो मच। और जो हमारे पिनाक जीएस हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम और हमारी टीम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी जो भी स्टूडेंट हो, या फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ही ना बल्कि जो भी जानकार, या फॉर एग्जांपल जो स्कॉलर्स हो, उनको पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना चाहते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट है सबकी यहाँ पे आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ जो है हमारे टीचर्स भी हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उनके थ्रू आप पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे, तो आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।